स्वागत है साथियों आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल आयशा करियर कैफ़े में। दोस्तों आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम उस महान कवि, महान साहित्यकार या महान व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम खोटा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कोई आपसे ये पूछे कि खोटा में किस साहित्यकार या किस रचनाकार का नाम आप जानते हो, तो निस्संदेह आपके मुंह से या हमारे मुंह से सबसे पहले जो नाम आएगा वो श्रीनिवास पानूरी जी का ही आएगा। तो आज का क्लास श्रीनिवास पानूरी जी के ऊपर में है। श्रीनिवास पानूरी जी जिसको कई उपनाम से सुशोभित किया गया है, चाहे आप उसे खोटा का भीष्म पितामह कहे, नागार्जुन कहे, वाल्मीकि कहे, कवि जी कहे, खोटा पुरोधा कहे, बहुत सारे नाम हैं। इनको इन नामों से सुशोभित किया गया है। शायद ही कोई साहित्यकार या रचनाकार होंगे खोटा में जिनको इतने नामों से सुशोभित किया गया है। तो आज हम उसी महान व्यक्तित्व, महान रचनाकार की जीवनी और उनकी कृतियों के बारे में देखेंगे जो कि हमारे JSS CGL के खोटा सिलेबस में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्लास हम लोग श्रीनिवास पानूरी जी के सम्मान में उनकी जीवनी और उनके कृतियों पर आधारित है। बहुत सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के समक्ष विभिन्न सोर्सों से लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सोर्स जो है सो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए साबित होंगे। अगर आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है तो आप उसे कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हैं। खासकर कृतियों के बारे में देखिए, जीवनी तो हम लोग पढ़ते हैं तो जीवनी कहीं से भी हम लोग पढ़ते, जैसे पिछले सिलेबस में जो प्रदीप कुमार दीपक जी की जो जीवनी थी श्रीनिवास पानूरी जी के ऊपर में, उसको सबने पढ़ा होगा। बहुत सारी बातें हम लोग जानते भी हैं श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में, उनके जन्म स्थान से लेकर उनकी कहानी के बारे में। जब भी आप किसी भी स्टूडेंट को जो तैयारी कर रहे हैं उसको पूछिएगा तो वो आराम से बता देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उनके कृतियों पर, यानी उनकी कृतियाँ जो है रचनाएँ हैं उसको ध्यान देना है। उन कृतियों में भी जो है सो बहुत सारी रचनाएँ ऐसे थी जो प्रकाशित हुई, बहुत सारी प्रकाशित नहीं हुई, अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। तो उन सबको ध्यान में रख के हमको पढ़ना है, यानी कि हम लोग को सिलेबस के आधार पर सारी बातों को ध्यान रखना है। मोटा मोटी हर एक बात को हम लोग को ध्यान में रखते हुए और कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ ले, पता चलेगा कि अंदर की बात जो है सो गोल हो गई। एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आया बोलेगा कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो सारी बातों को हम लोग को ध्यान में रख के पढ़ना है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये क्लास जो कि आधारित है हम लोग का खोटा के महाकवि श्रीनिवास पानूरी जी के ऊपर में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, उम्मीद है कि बोर्ड पर लिखा हुआ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए नाम जो है सो इनका था श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी जी इनका नाम था। उपनाम जैसा कि मैंने अभी कहा कि कई उपनाम से इनको सुशोभित किया गया है। एग्ज़ाम में आएगा, ध्यान देना है हम लोग को। नागार्जुन, देखिए यहाँ पर फर्स्ट में है नागार्जुन, खोटा के नागार्जुन श्रीनिवास पानूरी जी। पुरोधा, खोटा के पुरोधा, कवि जी, सब जो है सो जितने भी साहित्यकार हुए वो सब उनको कवि जी ही कहते थे। उसके अलावा खोटा के महाकवि, खोटा के महाकवि भी इनको कहा गया है। खोटा के भीष्म पितामह, खोटा के भीष्म पितामह किसने कहा? विश्वनाथ दशांधी राज जी ने। याद रखना है, अगर आ जाए क्वेश्चन कि श्रीनिवास पानूरी जी को खोटा का भीष्म पितामह किसने कहा, तो आएगा आंसर विश्वनाथ दशांधी राज जी। उसके बाद खोटा वाल्मीकि, खोटा वाल्मीकि किसने कहा? पंडित रामदयाल पांडे जी ने। पंडित रामदयाल पांडे जी ने इनको खोटा का वाल्मीकि कहा। वहीं डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने इन्हें खोटा का टैगोर कहा। खोटा का टैगोर। कितने उपनाम हो गए दोस्तों। हम लोग अभी तक जितने भी साहित्यकारों के उपनाम देखें ना, एक नाम, दो नाम, तीन नाम, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे श्रीनिवास पानूरी जी के कई उपनाम हैं। कई उपनामों से इनको सुशोभित किया गया है। तो निस्संदेह कितने बड़े व्यक्तित्व या प्रतिभा के धनी व्यक्ति होंगे कि इनको इतने नामों से सुशोभित किया गया है।
खैर आगे देखिए, यहाँ जन्म देखिए, जन्म है 25 दिसंबर 1920। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? बरवा अड्डा कल्याणपुर, जो कि धनबाद जिला में है। बरवा अड्डा कल्याणपुर धनबाद जिला में 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। आगे हम लोग देखेंगे इनके पिता का नाम। पिता का नाम है शालीग्राम पानूरी। शालीग्राम पानूरी इनके पिता का नाम। मृत्यु मैंने यहाँ लिख दिया है कि इनके पिताजी की मृत्यु 9 सितंबर 1939 ईस्वी को हुई। मृत्यु इनके पिता की उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो मोटा मोटी सारी जानकारी को लेके चलेंगे। उसके बाद देखिए माता है दुखनी देवी। इनकी भी मृत्यु यहाँ पर 1944 ईस्वी में। ये मृत्यु इसलिए लिखा गया है 1939-44 की, जब आप इनके जीवनी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इनका जन्म जो है सो जैसे बरवा अड्डा धनबाद में हुआ। गरीब फैमिली से थे। इनके पिताजी जो है सो खेती बाड़ी करते थे और गरीबी के कारण ये ज़्यादा पढ़ भी नहीं सके, यानी लोअर प्राइमरी स्कूल जो है सो गांव में किए। बाद में जो है सो जिला में जाके जिला स्कूल में वहाँ पर उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। पैसा नहीं था मैट्रिक की परीक्षा और के बाद आगे और नहीं पढ़ सके। तो उसके बाद जो है सो जब ये बड़े हुए तो काम धाम अभी तक तो नहीं कर रहे थे, जब तक कि इनकी पिताजी की मृत्यु नहीं हुई थी 1939 ईस्वी तक। फिर जब माता की मृत्यु हुई, ये 1939 के आसपास में इन्होंने पान गुमटी का दुकान खोला जीवन यापन के लिए। तो यहाँ से मेन जो है सो जब से इन्होंने जीवन यापन के लिए पान गुमटी खोला था ना, तो समझिए वहीं से इनकी लेखनी भी प्रारंभ हो गई थी। पान गुमटी चले ना चले, लेकिन इनकी लेखनी जो है सो वो चल गई। लेखनी में जो इन्होंने कविताएं लिखी, जो रचनाएं लिखी, वो जो है सो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। लोग बहुत पसंद करते थे इनकी कविता को। जैसे कि झारखंड आंदोलन के जो नेतागण जैसे विनोद बिहारी महतो जी हैं और A.K. राय, ये सब जो है सो जब इनका आना जाना उधर से होता था तो वे लोग पानूरी जी के पान दुकान के पास रुकते थे। रुकते इसलिए नहीं थे कि उनको पान खाना होता था, बल्कि उनके पानूरी जी के मुँह से इन लोगों को कई कविताएं सुननी थी। तो ये ऑलरेडी जो है सो उस टाइम बहुत फेमस हो चुके थे और इन्होंने जितने भी रचनाएं की ना, तो बहुत सारी रचनाएं अलग अलग जगह पर, जैसे नाटक वगैरह चाबी काठी है, तो ये सब और उद्वासल कर्ण, ये सब कई जगह पर जो है सो इनकी रचनाओं का मंचन जो है सो होते रहता था। तो ये काफ़ी, यानी इनकी लेखनी जो है सो काफ़ी अच्छी हो गई थी। पान दुकान वही कार्यस्थल था इनका। माता यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं दुखनी देवी। पत्नी जो है सो मूर्ति देवी, ठीक है, पत्नी मूर्ति देवी। शिक्षा अभी हमने कहा कि लोअर प्राइमरी स्कूल हुआ गांव में 1930 ईस्वी में। बाद में फिर जो है सो वो चले गए। मैट्रिक परीक्षा जो है सो जिला स्कूल धनबाद में 1939 ईस्वी में इसने पास किया है। 1939 ईस्वी, देखिए यही 1939 ईस्वी है जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई शालीग्राम पानूरी जी के। तो 1939 ईस्वी में इन्होंने जो है सो मैट्रिक परीक्षा पास किया। गरीब थे, पैसा नहीं था, आगे नहीं पढ़ पाए और फिर अपना जीवन यापन के लिए जो है सो पान गुमटी वो खोल लेते हैं। कार्य क्षेत्र हम लिख दिए हैं कि पान की गुमटी, ठीक है। कितने भाई थे? तो 3 भाई थे। ले इसमें से एक बड़े भाई का नाम जो इनकी जीवनी में लिखा गया है, जो प्रदीप कुमार दीपक जी ने लिखा है, जो उसमें है राम खिलावन पानूरी। राम खिलावन पानूरी। एक बहन का नाम भी आता है सावित्री देवी। बहन का नाम सावित्री देवी। अब ये जीवनी पर थोड़ा सा चल रहे, कृतियाँ तो मेन इधर है, वो हम लोग को ज़्यादा देखना है, ठीक है। तो बहन है सावित्री देवी। विचारधारा, विचारधारा था इनका जनवादी। जनवादी मतलब लोगों की समस्याओं को उसको देखते हुए और अपना जो है सो कृतियों को लिखना, मतलब आसपास के लोगों के जीवन यापन पर देख के और उसके ऊपर में कविताएं या फिर नाटक लिखना, ये जनवादी जो है सो विचारधारा इनके अंदर में थी। और निधन पर आते हैं तो निधन हुआ 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी। 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को निधन हो गया हृदय गति रुकने से। हृदय गति रुकने से इनकी मृत्यु हो गई। तो ये संक्षिप्त जीवनी जो है सो यहाँ हमने लिखा है इनका। अब आते हैं इधर हम लोग कृतियों पर। प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोग को मुख्य रूप से ये देखना है। इसमें 2 तरह का हम लोगों ने इसको छांट के रखा है कि एक प्रकाशित है और दूसरा अप्रकाशित है। खैर इस पर जो है सो हम लोग को ज़्यादा ध्यान उतना नहीं देना है,
कि प्रकाशित, हालांकि बहुत सारी प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन ध्यान ये देना कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। अलग अलग स्रोतों से मैंने यहाँ पर ढूंढ के लाया। लगभग हमको लगता है कि आप कहीं भी पढ़िएगा ना तो यहाँ जितना भी मैंने नाम दिया है वो सारी कृतियाँ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो आप नोट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में जैसे प्रकाशित रचनाएं, प्रकाशित रचनाएं में जैसे है बाल किरण, ठीक है, बाल किरण आपका है वो है कविता संग्रह 1954 ईस्वी में। ये इनकी पहली कविता संग्रह थी जो प्रकाशित हुई, पहली कविता संग्रह जो प्रकाशित हुई 1954 में, बाल किरण, ठीक है। उसके बाद आते हैं तितकी, तितकी कविता संकलन है। फिर आता है राम कथामृत खंड काव्य, मेघदूत खोटा में अनुवादित, मेघदूत खोटा में अनुवादित। मेघदूत के बारे में बताते हैं कि मेघदूत जो है सो कवि कालिदास की रचना है, और मेघदूत का जो है सो नागपुरी भाषाओं में से, सुनिएगा बढ़िया से, नागपुरी भाषाओं में से सबसे पहले खोरठा भाषा में इसका अनुवाद किया। और किन्होंने अनुवाद किया? श्रीनिवास पानुरी जी ने। और उसके बाद तो वो और भी फेमस हो गए थे। उसके बाद साहित्यकारों ने ऐसा कहा कि जो मेघदूत की जो बातें या उनकी रचना में जो बातें कही गई हैं उसको आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य सिंपल भाषा में यानी खोटा भाषा में श्रीनिवास पानुरी जी ने किया था। तो बहुत बड़ी बात थी। तो मेघदूत जो है सो खोटा में अनुवादित रचना है, श्रीनिवास पानुरी जी ने किया। उसके अलावा आप देखें यहाँ पर उद्वासल कर्ण, उद्वासल कर्ण हम लोग पिछले सिलेबस में भी देखे थे कि पहला नाटक चाबी काठी, ठीक है, मतलब ये नाटक है, और फिर चाबी काठी भी नाटक है जो कि अभी के सिलेबस में भी है, चाबी काठी। आंखिक गीत, दिव्य ज्योति कविता संग्रह है ये। आंगन परिखा, कुसमी कहानी, रखते भींजल पाखा ये कहानी संग्रह है। अनेक निबंध लिखेंगे, जैसे निबंध के बारे में और इधर हमने लिखा बताते हैं आगे में, ठीक है। तो निबंध है यहाँ पर, यहाँ देखिए खोटा साहित्यिक धरती वो निबंध संग्रह है, आगे बताएंगे। तो निबंध, बहुत सारे निबंध भी इन्होंने लिखा। ये प्रकाशित में है, प्रकाशित रचना में। अप्रकाशित, अप्रकाशित मतलब इन्होंने लिखा लेकिन किसी वजह से जो है सो वो प्रकाशित नहीं हो पाई, ठीक है। तो ये अप्रकाशित में आ जाएगा समाधान जो कि खंड काव्य है, अपराजित काव्य, मोहभंग, हमर गांव, भ्रमर गीत, परिजात काव्य में आता है। उसके बाद छोटो जी जो कि हास्य व्यंग है, जा मेरे गीत, मालाक फूल, अजनास नाटक में है, मोतिक चूर, अग्नि परीक्षा खंड काव्य। उसके अलावा मधुक देसे जो कि कविता संग्रह है या प्रणय गीत है। उसके अलावा युगेक गीत, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के खोटा काव्यानुवाद, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो खोटा में अनुवाद किया वो युगेक गीत के रूप में इन्होंने किया था। कई जगह पर यह भी आता है कि ये भी कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, यानी लेफ्ट की विचारधारा के व्यक्ति थे। वामपंथी भावना ये भी जो है सो इन्होंने लिखा, जो अप्रकाशित में आता है। अन्य रचनाओं में आते हैं, अन्य रचनाओं में जैसे झींगा फूल, किसान, सबले बीस। उसके अलावा खोटा साहित्यिक धरती जो कि निबंध संग्रह है, खोटा साहित्यिक धरती निबंध संग्रह। पत्रिका में आते हैं, इन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें सबसे पहली पत्रिका आप देखिए यहाँ पर मातृभाषा जो कि 1956-57 ईस्वी में, 56-57 में, बहुत सारे बुक में 57 ईस्वी में आएगा, 56-57 ईस्वी में पहली पत्रिका इनकी जो है सो मातृभाषा प्रकाशित हुई। उसके बाद खोटा हुआ 1970 ईस्वी में, और फिर तितकी ये भी धनबाद से प्रकाशित हुई। तो ये सारी जो है रचनाएं या इनकी कृतियां थी श्रीनिवास पानुरी जी की महत्वपूर्ण, जिसमें बहुत सारी रचनाएं प्रकाशित हुई, बहुत सारी रचनाएं अप्रकाशित रह गई, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में आते हैं यहाँ पर, ये जो है सो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। महत्वपूर्ण तथ्य में हम लोग आते हैं, यहाँ लिख देते हैं
अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में जैसे कि नागपुरी भाषाओं में खोटा, भी हमने जो कहा कि नागपुरी भाषाओं में जो है सो खोटा में सबसे पहले जो है सो मेघदूत जो पुस्तक है उसका अनुवाद जो है सो इन्होंने किया। उसके अलावा खोटा शिष्ट साहित्य के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि खोटा शिष्ट साहित्य के जनक के रूप में किस साहित्यकार को माना जाता है, तो हमें निस्संदेह एकदम बिंदास लिखना है, श्रीनिवास पानुरी जी को माना जाता है। ठीक है। कार्य में आकाशवाणी में इनकी कविताएं या रचनाएं जो है सो वो वहाँ पर प्रसारित होते रहती थी 1957 ईस्वी में। उसके अलावा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची, वहाँ पर खोटा की पढ़ाई 1984 ईस्वी से प्रारंभ हुई। इसको याद रखना है कि हमारा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची में खोटा भाषा की पढ़ाई 1984 ईस्वी से प्रारंभ हुई और उसके बाद वहाँ के जो सिलेबस बोर्ड है, जो सिलेबस का निर्माण करता है, उस सिलेबस बोर्ड के एक मंडल के रूप में या फिर उसमें जो है सो उनको आजीवन सदस्य बनाया गया। उस बोर्ड का आजीवन सदस्य जो है सो पानुरी जी को बनाया गया। ठीक है। उसके अलावा जीवनी, जो हमने कहा कि हमारे पिछले JSS CGL के सिलेबस में था, तो उसमें जीवनी जो लिखी गई है श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर में, वो लिखा गया है प्रदीप कुमार दीपक जी के द्वारा। और एक चीज़ लास्ट में अंतिम में कि इन्होंने 40 हिंदी रचनाएं भी की थी। खोटा के रचनाकार तो थे ही, इन्होंने हिंदी रचनाएं भी की, करीब 40 पुस्तकों का जो है सो 40 रचनाएं की। अब ये पता नहीं कि उसमें कितने प्रकाशित हुई, कितने अप्रकाशित हुई, लेकिन एक बात है कि इनकी जो बाल किरण जो है उसके ऊपर में जो समीक्षा जब अखबार में छपा, तो महान विद्वान जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको चिट्ठी लिख के कहा कि मतलब उनको सराहा, उनके लिए सराहा, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि आप कभी भी कविताओं को लिखने के क्रम में किसी दूसरे कवि का अनुसरण ना करें, बल्कि अपने खुद से लिखे, अपनी भाषा का प्रयोग करें, तो वो बहुत बेहतर रहेगा। तो एक तरह से राहुल सांकृत्यायन जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि ये अपनी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो है सो कृतियों का निर्माण करें, रचना करें, तो आप जो है सो ज़्यादा जो है सो एक तरह से बेहतर कर सकते थे। और उसी में इन्होंने शुरुआत किया और पूरा खोटा जगत में सबसे महान कवि और सबसे महान विद्वान के रूप में उभरे। और इनकी जितनी भी कृतियां हैं, हम लोग जब भी पढ़ते हैं, चाहे हम लोग चाबी काठी पढ़ ले, उद्वासल कर पढ़ ले, या जो भी हैं कृतियां, सिर्फ बोलना नहीं है, पढ़ के हम लोग देखेंगे तो वाकई में लगता है कि बिल्कुल जीवंत कहानी या नाटक या कविता हमारे सामने में चल रही है। इनकी रचना में ये खूबी देखी जाती है, इसीलिए इसे खोटा का महाकवि, पुरोधा, नागार्जुन, वाल्मीकि या शिष्ट साहित्य के जनक, बहुत सारे उपनाम हैं, इन्हें कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में जितनी सारी बातें मैंने यहाँ पर आप लोगों को इस क्लास के माध्यम से बताई, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपने हो सकता है नोट भी किया होगा, नोट भी कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा कोई आम परीक्षा नहीं है, बल्कि हाई लेवल की परीक्षा है। उसके पोस्ट भी हाई लेवल के हैं, तो तैयारी भी हाई लेवल की होनी चाहिए। और हर एक चीज़ को, फैक्ट को आप खोज के एकदम पूरा, जैसे बोलते हैं ना, गड्ढा खोद को एक एक चीज़ निकालना, वैसे निकाल के आप नोट्स बनाइए और पढ़िए, ताकि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सके और अपना एक पद जरूर सुनिश्चित कर सके। वो 2000 सीट है ना, उतना देखना नहीं है, एक आपको लेना है। ठीक है। इनका जो है सो एक प्रमुख वाक्य भी है, नाच बंदर नाच रे मोर चाहे बाच रे, या एक और है कि आज नहीं तो काल माने हो तो गोड़े कांटा दांते धर टाने हो तो। ये सब जो है सो बहुत प्रसिद्ध रचना है इनकी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट ज़रूर दें।
और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रा प्रेस कर दीजिएगा। आपका सहयोग ही जो है सो हमारा उत्साह होता है। दोस्तों सहयोग कीजिएगा, हम लोग इस तरह से क्लास और भी आप लोगों के समक्ष लेते रहेंगे। धन्यवाद।